तो अभी हम लोग बात करने वाले स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर के बारे में, जिसमें हम लोग सबसे पहला बात करेंगे सर्वो मोटर के बारे में। दूसरा हम लोग बात करेंगे रिलक्टेंस मोटर के बारे में। तीसरा हम लोग बात करेंगे हिस्टैरिसीस मोटर के बारे में। चौथा हम लोग बात करेंगे शेडेड पुल इंडक्शन मोटर के बारे में। तो सबसे पहला बात करते हैं सर्वो मोटर के बारे में। तो सबसे पहले जो सर्वो मोटर है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सर्वो मोटर का हमें बहुत सारा एप्लीकेशन मिलता है इंडस्ट्री में। अगर हम लोग देखें जो इंडस्ट्री है उसमें क्या होते हैं, ऑटोमेटिक रोबोट्स होते हैं, और वो ऑटोमेटिक रोबोट की जो कंट्रोलिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो जो कंट्रोलिंग होती है एकदम प्रिसाइज होती है, और ये प्रिसाइज कंट्रोलिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सर्वो मोटर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एग्जांपल कंसिडर करें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये एक आम, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया एक आम। यहाँ पर ये जो आम है हम लोग चाहते हैं क्या, 90 डिग्री के एंगल पर आके रोटेट कर जाए, मतलब ये जो स्टॉप कर जाए, मतलब ये जो आम है वो कुछ इस तरीके से रोटेट करे और 90 डिग्री के एंगल पर आके क्या हो जाए, रुक जाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ऐसा करने के लिए हमें एक मोटर चाहिए होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वो मोटर। सर्वो मोटर के अगर हम लोग और एप्लीकेशन के बारे में बात करें, जो गाड़ी में जो वाइपर लगे होते हैं, ऑटोमोबाइल में जो वाइपर लगे होते हैं, वो भी सर्वो मोटर से ही चलते हैं। अगर हम लोग देखें, जो वाइपर होते हैं वो एक पर्टिकुलर एंगल को कवर कर रहे होते हैं, राइट। तो जो पर्टिकुलर एंगल जो कवर कर रहे होते हैं वो किसकी वजह से कर रहे होते हैं, सर्वो मोटर के वजह से कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये जो सर्वो मोटर है ये प्रिसाइज कंट्रोलिंग के लिए यूज़ की जाती है। अगर हमें कोई एक एंगल कवर करना है तो ऐसे केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं सर्वो मोटर। प्रिसाइज कंट्रोलिंग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रिसाइज पोजीशन ऑब्टेन करने के लिए, एक्यूरेट पोजीशन ऑब्टेन करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं सर्वो मोटर। सर्वो मोटर आर यूज फॉर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज कंट्रोलिंग। एक्यूरेट और प्रिसाइज कंट्रोलिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सर्वो मोटर। अगर हम लोग देखें, जो एप्लीकेशन होता है सर्वो मोटर का वो ज़्यादा हमें मिलता है कंट्रोल सिस्टम में। और यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम में जो सर्वो मोटर होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुएटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एप्लीकेशन ऑफ सर्वो मोटर इज इन कंट्रोल सिस्टम वेयर दिस मोटर इज नोन एज एक्चुएटर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, विद द हेल्प ऑफ दिस सर्वो मोटर वी कैन कंट्रोल पोजीशन एंड वेलोसिटी। सर्वो मोटर के हेल्प से हम लोग पोजीशन तो कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही साथ जो वेलोसिटी उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जो सर्वो मोटर है उसमें बेसिकली हमें थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मिलता है। सर्वो मोटर हैज़ थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें हमें सबसे पहला मिलता है कंट्रोल डिवाइस। कंट्रोल डिवाइस में पहला मोटर ही है। कंट्रोल डिवाइस में मतलब मोटर ही हम लोग कंसिडर करते हैं, मोटर को ही हम लोग बोलते हैं कंट्रोल डिवाइस। दूसरा होता है फीडबैक पाथ, और तीसरा होता है आउटपुट सेंसर। तो बात करेंगे इसके बारे में, पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सर्वो मोटर कैन बी एसी मोटर, ब्रशलेस मोटर, और कैन बी डीसी मोटर। जो सर्वो मोटर है वो एसी मोटर भी हो सकती है, ब्रशलेस मोटर भी हो सकती है, और डीसी मोटर भी हो सकती है। और जो सर्वो मोटर है वो एक टाइप का क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। मतलब अगर सर्वो मोटर का अगर हम लोग देखें ब्लॉक डायग्राम, तो यहाँ पर ये सर्वो मोटर लगी होगी जो कि या तो एसी मोटर होगी, ब्रशलेस मोटर होगी, या तो डीसी मोटर। फिर उसके बाद यहाँ पर ये एम्पलीफायर लगा होता है, एरर डिटेक्टर लगा होता है, इनपुट सिग्नल, और यहाँ से कुछ इस तरीके से फीडबैक पाथ हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो सेटअप है, ये पूरा का पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं सर्वो मोटर। यहाँ पर अभी हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डीसी सर्वो मोटर के बारे में। डीसी सर्वो मोटर के बारे में, डीसी सर्वो मोटर। डीसी सर्वो मोटर में हम लोग यूज़ करते हैं स्मॉल डीसी मोटर। हमें पता है जो स्मॉल डीसी मोटर है उसका जो टॉर्क होता है वो बहुत कम होता है। छोटी सी जो डीसी मोटर होती है उसका जो टॉर्क होता है वो बहुत कम होता है। टॉर्क को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टॉर्क को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गियर। यहाँ पर ये डीसी मोटर, और यहाँ पर ये उसका शाफ्ट। ये जो डीसी मोटर है इसका जो टॉर्क होगा बहुत कम होगा, तो यहाँ पर ये जो डीसी मोटर है इसके साथ हमने कुछ इस तरीके से लगा दिया शाफ्ट। कुछ इस तरीके से हमने लगा दिया गियर। यहाँ पर ये वाला जो गियर है वो डीसी मोटर का गियर है, और यहाँ पर हमने एक बड़ा वाला गियर लगा दिया है, जिसकी वजह से होगा कि जो डीसी मोटर है इसका जो टॉर्क होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये है डीसी मोटर का शाफ्ट, कर्सर की टिप ये है डीसी मोटर का शाफ्ट, और यहाँ पर ये वाला जो शाफ्ट हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट शाफ्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन स्मॉल डीसी सर्वो मोटर, स्मॉल डीसी सर्वो मोटर में हम लोग यूज़ करते हैं स्मॉल डीसी मोटर अलॉन्ग विद गियर। हम लोग स्मॉल डीसी मोटर यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद गियर। गियर यूज़ करने का रीज़न ये होता है ताकि जो टॉर्क है उसको हम लोग इंक्रीज़ कर पाए, टू इंक्रीज द टॉर्क ऑफ मोटर, सो दैट मोटर कैन ड्राइव द लोड, ताकि जो मोटर है वो लोड को ड्राइव कर पाए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, यहाँ पर हमने टॉर्क लगा के यहाँ पर हमने लगा के रखा गियर। या हमें पता होना चाहिए मैकेनिकल गियर के बारे में। यहाँ पर हमने गियर लगा के रखा, ये है डीसी मोटर का गियर, और उसके साथ हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से बड़ा वाला गियर लगा दिया, जिसके वजह से होगा कि जो डीसी मोटर है इसका जो टॉर्क है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, टॉर्क इंक्रीज़ करने की वजह से होगा कि जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। क्योंकि अगर हम लोग देखें, हमें पता है टॉर्क और स्पीड का प्रोडक्ट ये बराबर में होता है पावर के। जो पावर होता है बराबर में होता है टॉर्क इंटू स्पीड। अगर टॉर्क अगर ज़्यादा है तो स्पीड कम होना चाहिए, और अगर स्पीड अगर ज़्यादा है तो जो टॉर्क है वो कम रहेगा, राइट। क्योंकि जो पावर होता है प्रोडक्ट होता है टॉर्क इंटू स्पीड का।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर हमने लगा के रखा है आउटपुट शाफ्ट, और ये आउटपुट शाफ्ट पर कुछ इस तरीके से हमने लगा के रखा है गियर, जिसकी वजह से होगा क्या, जो डीसी मोटर का जो टॉर्क है वो इंक्रीज़ कर जाएगा और जो डीसी मोटर है वो हैवी लोड को ड्राइव कर पाएंगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने लगा के रखा है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर हमने क्यों लगाया है, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, वी ऑल्सो यूज़ अ पोजीशन सेंसर इनसाइड सर्वो मोटर। सर्वो मोटर में हम लोग पोजीशन सेंसर का भी यूज़ करते हैं। फॉर दैट वी कैन कनेक्ट पोटेंशियोमीटर अलॉन्ग विथ आउटपुट शाफ्ट। तो ये रीज़न की वजह से यहाँ पर हमने पोटेंशियोमीटर लगा के रखा आउटपुट शाफ्ट के साथ। जो सर्वो मोटर है उसमें हम लोग पोजीशन सेंसर भी यूज़ करते हैं, राइट। तो पोजीशन सेंसर के तौर पर हमने पोटेंशियोमीटर को लगा के रखा है आउटपुट शाफ्ट के साथ, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, व्हेन आउटपुट शाफ्ट रोटेट, नोब ऑफ पोटेंशियोमीटर ऑल्सो रोटेट। जब आउटपुट शाफ्ट रोटेट करता है तो ऐसे केस में जो पोटेंशियोमीटर का जो नोब है वो भी क्या करता है, रोटेट करता है, जिसके वजह से होता है कि जो पोटेंशियोमीटर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो आउटपुट जो वोल्टेज है वो चेंज होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब ये आउटपुट शाफ्ट रोटेट करता है, तो ऐसे केस में होता क्या है, जो पोटेंशियोमीटर है इसका जो नोब है वो रोटेट करता है। पोटेंशियोमीटर का नोब रोटेट करने की वजह से होता है क्या, जो पोटेंशियोमीटर का जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें होता है चेंज। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जो आउटपुट होता है पोटेंशियोमीटर का उसको हम लोग एरर डिटेक्टर में फीड कर देते हैं। आउटपुट वोल्टेज ऑफ पोटेंशियोमीटर, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो पोटेंशियोमीटर है उसका जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें चेंज होता है। तो जो आउटपुट वोल्टेज होता है पोटेंशियोमीटर का उसको हम लोग कहाँ पर फैट कर देते हैं, एरर डिटेक्टर में फैट कर देते हैं। और जो एरर डिटेक्टर होता है उसमें दो इनपुट सिग्नल आ रहे होते हैं, रेफरेंस इनपुट सिग्नल और दूसरा पोटेंशियोमीटर का आउटपुट सिग्नल, या फिर बोल सकते हैं आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सर्किट हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये डीसी मोटर और यहाँ पर ये हमें आउटपुट शाफ्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये पोटेंशियोमीटर, यहाँ पर ये एरर डिटेक्टर और यहाँ पर ये एम्पलीफायर। जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो पोटेंशियोमीटर है जब ये आउटपुट शाफ्ट रोटेट करता है तो जो पोटेंशियोमीटर का जो नोब है वो रोटेट करता है, जिसकी वजह से होता है क्या है, जो पोटेंशियोमीटर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो चेंज होता है। तो ये जो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज है, पोटेंशियोमीटर का जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हम लोग कहाँ पर फैट कर देते हैं, उसको हम लोग फीडबैक कर देते हैं ये एरर डिटेक्टर में। तो यहाँ पर जो पोटेंशियोमीटर का जो आउटपुट वोल्टेज या फिर जो आउटपुट सिग्नल है उसको हमने कंसिडर किया YT से। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये एरर डिटेक्टर है, ये एरर डिटेक्टर में रेफरेंस इनपुट सिग्नल भी आएगा। तो जो रेफरेंस इनपुट सिग्नल है उसको हमने कंसिडर किया X से। यहाँ पर ये जो एरर डिटेक्टर है इसमें दो सिग्नल आ रहे हैं, एक X सिग्नल आ रहा है और दूसरा जो सिग्नल आ रहा है वो है Y सिग्नल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो Y जो सिग्नल है वो कौन सा सिग्नल है, जो Y जो सिग्नल है वो फीडबैक सिग्नल है, जो कि पोटेंशियोमीटर का आउटपुट है। और यहाँ पर ये जो X जो सिग्नल है वो कौन सा सिग्नल है, जो X जो सिग्नल है वो है रेफरेंस इनपुट सिग्नल। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो आउटपुट होता है एरर डिटेक्टर का, जो X जो सिग्नल है वो रेफरेंस इनपुट सिग्नल है और जो Y जो सिग्नल है वो पोटेंशियोमीटर का आउटपुट सिग्नल है, राइट। पोटेंशियोमीटर का आउटपुट वोल्टेज जो है वो है Y, या फिर सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं पोटेंशियोमीटर से जो सिग्नल आ रहा है उसको हमने कंसिडर किया Y। तो यहाँ पर ये जो एरर डिटेक्टर है इसका जो आउटपुट होगा क्या होगा, वो डिफरेंस होगा ये X का और ये Y का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, आउटपुट ऑफ एरर डिटेक्टर इज द डिफरेंस ऑफ Y एंड X। तो जो आउटपुट है एरर डिटेक्टर का वो X और Y का डिफरेंस है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था, यहाँ पर ये जो सर्वो मोटर है वो है क्या, जो सर्वो मोटर है वो एक तरीके की क्लोज लूप टाइप की कंट्रोल सिस्टम है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बहुत अच्छी क्लियर है कि जो सर्वो मोटर है वो हमें कैसे मिल रही है, जो सर्वो मोटर है वो हमें क्लोज लूप टाइप की कंट्रोल सिस्टम जैसे दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमें क्लोज लूप टाइप कंट्रोल सिस्टम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर ये जो डीसी मोटर है वो ऑपरेट करते रहेगी। कब तक के ऑपरेट होगी, जब तक कि डिज़ायर्ड एंगल नहीं मिल जाता। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो आर्म है वो रोटेट करना चाहिए, यहाँ पर ये जो आर्म है वो रोटेट करना चाहिए और 90 डिग्री के एंगल पर आके रुक जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब ये आर्म रोटेट कर रहा होगा तो जो डीसी मोटर है वो ऑपरेट कर रही होगी, और जब ये आर्म आके रुक जाएगा 90 डिग्री एंगल पर तो जो डीसी मोटर है वो क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हमें डिज़ायर्ड पोजीशन मिल जाता है, जब डिज़ायर्ड एंगल मिल जाएगा 90 डिग्री का, जब डिज़ायर्ड एंगल 90 डिग्री का मिल जाएगा तो जो डिफरेंस होगा इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल का वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो डिफरेंस है X और ये Y दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो एरर डिटेक्टर का जो आउटपुट होगा वो जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से डीसी मोटर में जीरो इनपुट जाएगा, जिसकी वजह से डीसी मोटर का जो आउटपुट होगा वो भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, when desired angle is obtained then difference between input signal and feedback signal will become zero। जब डिज़ायर्ड पोजीशन मिल जाएगा तो जो इनपुट सिग्नल और जो फीडबैक सिग्नल के बीच का जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इनपुट सिग्नल है डीसी मोटर का वो भी जीरो हो जाएगा और जो डीसी मोटर है वो स्टॉप हो जाएगी वो पर्टिकुलर पोजीशन पर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे ये मूवेबल आर्म 90 डिग्री के एंगल पर आ जाएगा तो उसके बाद हमारी जो डीसी मोटर है वो क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, क्योंकि जो आउटपुट होगा एरर डिटेक्टर का वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
तो कुछ इस तरीके से हमारी सर्वो मोटर काम करती है। यहाँ पर ये दूसरे टाइप की सर्वो मोटर के बारे में बात करें तो दूसरे टाइप की जो सर्वो मोटर होती है वो होती है टू फेस एसी सर्वो मोटर। यहाँ पर ये टू फेस एसी सर्वो मोटर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो मोटर होती है वो सिमिलर होती है। टू फेस एसी सर्वो मोटर ये सिमिलर होती है सिंगल फेस टाइप की इंडक्शन मोटर के तरह। दिस मोटर इज सिमिलर टू सिंगल फेस टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर। अगर सिंगल फेस टाइप इंडक्शन मोटर के बारे में हमें पता है तो जो टू फेस एसी सर्वो मोटर है ये हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें टू फेस एसी सर्वो मोटर में अगेन हमें दो वाइंडिंग मिलती है। एक जो वाइंडिंग होती है ये होती है कंट्रोल वाइंडिंग, और जो कंट्रोल वाइंडिंग होती है ऑक्सिलरी सर्किट के साथ कनेक्टेड होती है। दूसरी जो वाइंडिंग होती है वो होती है रेफरेंस वाइंडिंग। यहाँ पर ये कंट्रोल वाइंडिंग और जो रेफरेंस वाइंडिंग है वो दोनों 90 डिग्री के एंगल पर शिफ्टेड है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, वो है 90 डिग्री। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने रोटर लगा के रखा, और ये जो रोटर है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्क्वायरल केज रोटर। यहाँ पर ये स्क्वायरल केज रोटर हमने कंसिडर किया है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें दिस मोटर हैज़ टू वाइंडिंग। ये जो टू फेज एसी सर्वो मोटर है इसमें दो वाइंडिंग होती है, कंट्रोल वाइंडिंग होती है और रेफरेंस वाइंडिंग होती है। और दोनों जो वाइंडिंग होती है वो 90 डिग्री के एंगल पर रखी होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कंट्रोल सर्किट है, यहाँ पर ये जो कंट्रोल सर्किट है वो क्या करेंगे, 90 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेंगी ये कंट्रोल वाइंडिंग का जो करंट और जो रेफरेंस वाइंडिंग का जो करंट है दोनों के बीच में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेफरेंस वाइंडिंग और ये कंट्रोल वाइंडिंग दोनों की वजह से बनेंगी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेंगी, रोटर कंडक्टर को कट करेंगी, जिसकी वजह से रोटर में इंड्यूस होगा ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से रोटर में होगा करंट का फ्लो और जो रोटर है वो घूमने लगेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ड्यू टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर विल स्टार्ट्स टू रोटेट। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो रोटर है वो रोटेट करना चालू करेगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। और जो डायरेक्शन होगा मोटर के रोटेशन का उसको हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मोटर। यहाँ पर ये जो मोटर है टू फेज एसी सर्वो मोटर, टू फेज एसी सर्वो मोटर में जो रोटेशन का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग ईजिली चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात किया टू फेज एसी सर्वो मोटर के बारे में। यहाँ पर अगर हम लोग तीसरी मोटर के बारे में बात करें तो तीसरी जो मोटर है वो है रिलक्टेंस मोटर। ये जो सर्वो मोटर है ये टू फेज सर्वो मोटर, इसके साथ एसोसिएटेड और कुछ पॉइंट है। जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक होती है टू फेज सर्वो मोटर की वो सिमिलर होती है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक की तरह इंडक्शन मोटर की। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ऑर्डिनरी इंडक्शन मोटर है उसको हम लोग टू फेज सर्वो मोटर में कन्वर्ट कर सकते हैं रोटर को यूज़ करते हुए, जिसका जो रेसिस्टेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम लोग कोई रोटर यूज़ करें जिसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो ऐसे कि इसमें जो ऑर्डिनरी इंडक्शन मोटर है वो सर्वो मोटर में कन्वर्ट हो जाएंगी। रोटर का जो स्लॉट है वो स्क्यूड होता है स्लॉट हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए, और हम लोग कभी कभी ड्रैग कप रोटर कंस्ट्रक्शन का भी यूज़ करते हैं रोटर के इनर्शिया को रिड्यूस करने के लिए इन केस ऑफ टू फेज सर्वो मोटर। तो टू फेज सर्वो मोटर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है हम लोग ड्रैग कप रोटर कंस्ट्रक्शन क्यों यूज़ करते हैं। ड्रैग कप रोटर कंस्ट्रक्शन हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो इनर्शिया है उसको हम लोग रिड्यूस कर पाए, और जो रोटर का जो स्लॉट होता है वो स्क्यूड होता है ताकि जो स्लॉट हार्मोनिक है उसको हम लोग कम कर पाए। इसके बारे में तो हम लोग फर्स्ट वीडियो से डिस्कस करते आ रहे हैं। अभी बात करते हैं दूसरी मोटर के बारे में। दूसरी वाली जो मोटर होती है वो होती है रिलक्टेंस मोटर। तो रिलक्टेंस मोटर के केस में होता क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन दिस मोटर, ये रिलक्टेंस मोटर की जो स्टेटर की जो डिज़ाइन होती है वो सेम होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की जैसे स्टेटर की डिज़ाइन होती है वैसे, मगर चेंज किस में होता है, रोटर के कंस्ट्रक्शन में होता है। रोटर के जो स्लॉट होते हैं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन दिस मोटर, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, इन दिस मोटर स्टेटर डिज़ाइन रिमेन सेम एज दैट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। स्टेटर का जो डिज़ाइन होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर की डिज़ाइन की तरह होता है। हाउएवर देयर विल बी चेंज इन दी रोटर कंस्ट्रक्शन। रोटर का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें चेंज मिलेगा इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वेरिएबल रिलक्टेंस ऑब्टेन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर किया स्टेटर कर्सर की टिप, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया स्टेटर और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया रोटर। रोटर में अगर हम लोग देखें यहाँ पर स्लॉट, यहाँ पर स्लॉट, यहाँ पर स्लॉट, यहाँ पर स्लॉट दिखाई दे रहा है, बीच में हमें स्लॉट नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्लॉट, यहाँ पर स्लॉट, यहाँ पर स्लॉट, यहाँ पर स्लॉट, बीच में स्लॉट नहीं है, फिर उसके बाद यहाँ पर स्लॉट हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो एयर कैप है वो ज़्यादा है, एयर कैप ज़्यादा होने की वजह से जो रिलक्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। मगर अगर हम लोग ये स्लॉट कंसिडर करें तो यहाँ पर ये जो एयर कैप है वो कम है, एयर कैप कम होने की वजह से जो रिलक्टेंस है वो कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो रिलक्टेंस मोटर है इसको हम लोग वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वेरिएबल रिलक्टेंस है, वेरिएबल रिलक्टेंस की वजह से हमें जो टॉर्क जो मिलेगा वो भी हमें मिलेगा वेरिएबल टॉर्क, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रिलक्टेंस टॉर्क। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन दिस मोटर सम टाइम टॉर्क रिमेन पॉजिटिव, ये मोटर में कभी कभी जो टॉर्क है वो पॉजिटिव रहेगा
और जो टॉक है वो नेगेटिव भी रहेगा, ड्यू टू विच विल गेट वेरिएबल टॉक इन दिस मोटर। जैसे कि अगर हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक को देखें, यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है टॉक, एक्स एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है स्पीड, ये जो डॉटेड लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है कांस्टेंट टॉक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें टॉक कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें टॉक कभी पॉजिटिव है तो कभी नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव है तो कभी नेगेटिव है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें वेरिएबल टॉक मिल रहा है मोटर में। तो यहाँ पर ये जो टॉक है इसको हम लोग रिलक्टेंस टॉक भी बोल सकते हैं। दिस टॉक इज ऑल्सो नोन एज रिलक्टेंस टॉक। इन दिस मोटर सम टाइम टॉक रिमेन पॉजिटिव। ये मोटर में कभी कभी रिलक्टेंस मोटर में कभी कभी जो टॉक है वो पॉजिटिव रहेगा और कभी टॉक नेगेटिव रहेगा, जिसकी वजह से हमें वेरिएबल टॉक मिलेगा ये मोटर में। और ये जो टॉक होता है इसको हम लोग रिलक्टेंस टॉक भी बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग एप्लीकेशन के बारे में बात करें, रिलक्टेंस मोटर में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। रिलक्टेंस मोटर में हमें वेरिएबल रिलक्टेंस मिलता है, राइट, जिसके वजह से जो टॉक होता है वो भी हमें वेरिएबल टॉक मिलता है। और इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करें, कंट्रोल इक्विपमेंट हो गया, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, टाइमिंग डिवाइसेस, फोनोग्राफ, तो ये कुछ एप्लीकेशंस होते हैं रिलक्टेंस मोटर के। इसके बाद वाली जो मोटर है वो है हिस्टेरिसिस मोटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हिस्टेरिसिस मोटर में हम लोग करते क्या है, जो स्टेटर होता है हिस्टेरिसिस मोटर का वो आइडेंटिकल होता है स्प्लिट फेस कैपेसिटर मोटर के स्टेटर की तरह। मगर जो रोटर होता है वो किसका बना होता है, जो रोटर होता है वो सॉलिड सिलेंडर का बना होता है, और जो रोटर है वो मैग्नेटिकली हार्ड स्टील का बना होता है, और जो रोटर होता है वो सॉलिड सिलेंडर होता है। रोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो रोटर जिस मटेरियल का जो बना होता है वो जो मटेरियल होता है वो होता है मैग्नेटिकली हार्ड स्टील, और जो रोटर होता है वो सॉलिड सिलेंडर होता है। सॉलिड सिलेंडर मतलब जो रोटर का जो वॉल्यूम होता है उसमें भी मैग्नेटिकली हार्ड स्टील फील्ड होती है पूरी तरीके से, अंदर से हॉलो नहीं होता रोटर। रोटर का जो वॉल्यूम है वो अंदर से हॉलो नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो हिस्टेरिसिस मोटर है इसमें जो रोटर है वो किसका बना होता है, मैग्नेटिकली हार्ड स्टील का बना होता है, और जो रोटर होता है वो सॉलिड सिलेंडर होता है, मतलब जो रोटर है वो अंदर से हॉलो नहीं होता। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैग्नेटिकली हार्ड स्टील जो होती है वो बहुत हार्ड होती है मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने पर, मतलब ये जो इसका जो मैग्नेटाइजेशन और जो डीमैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटिकली हार्ड स्टील का वो बहुत डिफिकल्ट होता है। हार्ड स्टील इज़ हार्ड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। जो हार्ड स्टील है वो डिफिकल्ट है मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए, मतलब इसका जो मैग्नेटाइजेशन और जो डीमैग्नेटाइजेशन होता है हार्ड स्टील का वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिकली हार्ड स्टील का वाइड हिस्टेरिसिस लूप होता है। और ये जो मोटर है इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस मोटर। तो यहाँ से हमने क्या क्या समझा हिस्टेरिसिस मोटर से। तो हिस्टेरिसिस मोटर है उसका जो स्टेटर होता है वो स्प्लिट फेस कैपेसिटर मोटर की तरह आइडेंटिकल होता है, मगर जो रोटर है वो किसका बना होता है, मैग्नेटिकली हार्ड स्टील का बना होता है, और जो रोटर होता है वो सॉलिड सिलेंडर होता है, अंदर से हॉलो नहीं होता। जो मैग्नेटिकली हार्ड स्टील है उसका मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन डिफिकल्ट होता है, जिसके वजह से इसका जो हिस्टेरिसिस लूप होता है वो थोड़ा वाइड होता है। मैग्नेटिकली हार्ड स्टील का जो हिस्टेरिसिस लूप होता है वो थोड़ा वाइड होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसको हम लोग शो करते हैं एच से। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर साइनसॉइडल होती है नेचर में, तो जो फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगी एयर गैप में वो कैसी होगी, वो फ्लैट टॉप फ्लक्स होगी, और ये जो फ्लक्स होगी वो एमएमएफ को लैग करेंगी डेल्टा एंगल से, और ये जो डेल्टा एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस एंगल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वाइड हिस्टेरिसिस लूप होने की वजह से होता क्या है, जो फ्लक्स होती है वो क्या करती है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया जो हिस्टेरिसिस लूप होती है वो कैसी होती है, वाइड होती है। हिस्टेरिसिस लूप वाइड होने की वजह से होता क्या है, इससे पहले हमने बात किया था हिस्टेरिसिस लूप के बारे में स्टार्टिंग की वीडियो में। तो हिस्टेरिसिस लूप वाइड होने की वजह से होता क्या है, जो फ्लक्स होती है वो क्या करती है, लैग करने लगती है एमएमएफ को कितने एंगल से, डेल्टा एंगल से। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो हिस्टेरिसिस एंगल है जो डेल्टा है वो है क्या, ये हिस्टेरिसिस एंगल। और ये जो हिस्टेरिसिस एंगल है वो डिपेंड करता है मटेरियल के नेचर के ऊपर जो कि हमने मशीन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बनाया, मतलब कौन सा मटेरियल हमने मशीन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बनाया उसके ऊपर डिपेंड करता है ये हिस्टेरिसिस एंगल डेल्टा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग एडवांटेजेस के बारे में बात करें हिस्टेरिसिस मोटर की, तो एडवांटेज ऑफ हिस्टेरिसिस मोटर इज इट कैन एक्सेलरेट ग्रेजुअली अप टू सिंक्रोनस स्पीड इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड कनेक्टेड विद द मोटर। तो हिस्टेरिसिस मोटर का ये एडवांटेज क्या होता है कि हिस्टेरिसिस मोटर के साथ हम लोग लोड कितना भी कनेक्ट करते हैं, जो मोटर की जो स्पीड होती है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करने लगती है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो मोटर है उसकी जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट होने लगती है हमारी मोटर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये हिस्टेरिसिस मोटर के स्मूथ फंक्शनिंग की वजह से और कोई जर्क ना प्रेजेंट होने की वजह से जो मोटर है इसको हम लोग यूज़ करते हैं एप्लीकेशन के लिए, जैसे कि हो गया ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, क्लॉक एंड टाइमर एप्लीकेशन हो गया। और यहाँ पर ये जो हिस्टेरिसिस मोटर है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर कांस्टेंट स्पीड और कोई कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट और
कोई मतलब जैसे कि नॉइज़ी ऑपरेशन ना हो, तो ऐसे सब जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं हिस्टेरिसिस मोटर को। कैन बी यूज फॉर एप्लीकेशन वेयर कॉन्स्टेंट स्पीड इज रिक्वायर विथ नो नॉइज, जीरो नॉइज पर, और कुछ जहाँ पर जीरो नॉइज चाहिए और कांस्टेंट स्पीड चाहिए, तो ऐसे सब जगह पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं हिस्टेरिसिस मोटर को, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, when this motor operate at synchronous speed, जब हिस्टेरिसिस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर काम करती है तो जो एडी करंट टॉर्क है वो कैसा होता है, वो जीरो होता है, और जो हिस्टेरिसिस टॉर्क होता है वो कैसा होता है, वो कांस्टेंट होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो हिस्टेरिसिस मोटर है इसके एप्लीकेशन हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जीरो नॉइज, अगर हमें कोई नॉइजी ऑपरेशन नहीं चाहिए, कांस्टेंट स्पीड चाहिए, तो ऐसे केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं हिस्टेरिसिस मोटर को। क्लॉक और टाइमर एप्लीकेशन के लिए, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं हिस्टेरिसिस मोटर को। जैसे हमने डिस्कस किया, हिस्टेरिसिस मोटर में हमें जो टॉर्क जो मिलेगा वो दो टॉर्क होगा, एक एडी करंट टॉर्क होगा और दूसरा होगा हिस्टेरिसिस टॉर्क। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब मोटर ऑपरेट कर रही होती है सिंक्रोनस स्पीड पर, तो जो एडी करंट टॉर्क होता है वो जीरो होता है, और जो हिस्टेरिसिस टॉर्क होता है वो कैसा होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो जो टॉर्क होता है वो दो टाइप का होता है, एडी करंट टॉर्क और दूसरा होता है हिस्टेरिसिस टॉर्क। तो यहाँ पर ये हिस्टेरिसिस टॉर्क का मतलब क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है स्टेटर से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो रोटर को क्या कर देती है, मैग्नेटाइज कर देती है। मगर हिस्टेरिसिस के वजह से होता क्या है, जो रोटर का जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो डेल्टा एंगल से लैग करने लगता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये डेल्टा एंगल की वजह से होता क्या है, टॉर्क जो कि एग्जिस्ट कर रहा होता है स्टेटर पोल्स और रोटर पोल्स के बीच में, वो जो टॉर्क होता है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं हिस्टेरिसिस टॉर्क। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, हिस्टेरिसिस टॉर्क का मतलब क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है स्टेटर वाइंडिंग से हिस्टेरिसिस मोटर में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या करती है, जो रोटर है उसको मैग्नेटाइज कर देती है, रोटर को मैग्नेटाइज कर देती है। मगर ये हिस्टेरिसिस की वजह से होता क्या है, जो रोटर का जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो डेल्टा एंगल से लैग कर रहा होता है, जिसके वजह से होता क्या है, टॉर्क जनरेट होने लगता है स्टेटर और रोटर पोल के बीच में, और वो जो टॉर्क होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस टॉर्क। सिमिलरली एडी करंट टॉर्क क्या होता है, टॉर्क जो कि प्रोड्यूस होगा एडी करंट की वजह से, इसी को हम लोग बोलते हैं एडी करंट टॉर्क। और जो एडी करंट टॉर्क होता है वो हमें रोटर में मिलता है, राइट। जो एडी करंट टॉर्क होता है वो रोटर में बनता है, और जो हिस्टेरिसिस टॉर्क होता है वो एयर गैप में बनता है स्टेटर और रोटर के बीच में। अभी लास्ट वाले इंडक्शन मोटर के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मोटर है, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो मोटर है इसको हम लोग शेडेड पोल मोटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो मोटर है इसमें हम लोग यूज़ करते हैं शेडिंग बैंड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये इसका जो इतना जो कंस्ट्रक्शन हमें जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें बैंड दिखाई दे रहा है, और ये जो बैंड है इसको हम लोग बोलते हैं शेडेड बैंड। तो जिसके वजह से यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, ये वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं शेडेड रीजन, और ये वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं अनशेडेड रीजन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें गैप दिखाई दे रहा है, कर्सर की टिप यहाँ पर हमें गैप दिखाई दे रहा है। गैप के लेफ्ट साइड में हमें जो शेडेड, जो लेफ्ट साइड में जो रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं अनशेडेड रीजन, और जो राइट साइड में हमें जो रीजन जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं शेडेड रीजन। और ये शेडेड रीजन हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शेडिंग बैंड कनेक्टेड है। तो जिस भी रीजन में शेडिंग बैंड कनेक्टेड है, वो जो रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं शेडेड रीजन। यहाँ पर ये वाला जो रीजन है वो है शेडेड रीजन, यहाँ पर ये वाला जो रीजन है वो है शेडेड रीजन। तो यहाँ पर हमने शेडिंग बैंड लगा के रखा है, तो जो शेडिंग बैंड है इसको हम लोग शेडिंग कॉइल भी बोल सकते हैं, शेडिंग रिंग भी बोल सकते हैं, शॉर्ट सर्किट रिंग भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से स्टेटर वाइंडिंग बांध दी है, ये स्टेटर वाइंडिंग हमने कुछ इस तरीके से लगाया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मोटर में क्या होता है, इन दिस मोटर शेडिंग रिंग हैज़ बीन यूज, ये मोटर में शेडिंग रिंग को यूज़ किया गया है। देयरफॉर दिस मोटर इज नोन एज शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। ये रीज़न की वजह से जो मोटर है इसको हम लोग बोलते हैं शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। व्हेन एसी करंट फ्लो फ्रॉम स्टेटर वाइंडिंग, देन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज फॉर्म। दिस अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द शेडिंग बैंड विच इज मेड अप ऑफ कॉपर, ड्यू टू विच EMF इज इंड्यूस इन द शेडिंग बैंड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब हम लोग ये स्टेटर को एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है, जो स्टेटर वाइंडिंग है, ये वाली जो वाइंडिंग है वो स्टेटर वाइंडिंग है। तो जो स्टेटर वाइंडिंग है इसमें फ्लो होता है अल्टरनेटिंग करंट, और वो अल्टरनेटिंग करंट की वजह से क्या होता है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और वो जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है ये शेडिंग बैंड के साथ लिंक करते हैं, जिसकी वजह से शेडिंग बैंड में इंड्यूस होता है EMF इंड्यूस होने की वजह से शेडिंग बैंड में जनरेट होता है करंट, और वो करंट की वजह से होता है कि शेडिंग बैंड भी बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हमें दो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रही है। सबसे पहला मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू शेडिंग बैंड, और दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू स्टेटर वाइंडिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है दोनों के बीच में शिफ्टिंग होती है, फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसकी वजह से होता क्या है, ये जो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ड्यू टू दिस टू मैग्नेटिक फ्लक्स
शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, शेडेड पोल मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग। ये दो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू शेडिंग बैंड और मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू स्टेटर वाइंडिंग, दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसकी वजह से होता क्या, जो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर होती है वो हमारी सेल्फ स्टार्टिंग होती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें शेडेड पोल इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है वो अनशेडेड रीजन से शेडेड रीजन की तरफ होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो रीजन है वो अनशेडेड रीजन, ये वाला जो रीजन है वो है शेडेड रीजन। तो जो टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर में अनशेडेड पोर्शन से शेडेड पोर्शन की तरफ टॉर्क का डायरेक्शन होता है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर में। इन शेडेड पोल मोटर डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज फ्रॉम अनशेडेड पोर्शन टू शेडेड पोर्शन। जो टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है वो अनशेडेड पोर्शन से शेडेड पोर्शन की तरफ होता है। अगर एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो टेबल फ़ैन हो गया, डोमेस्टिक फ़ैन हो गया, ब्लोवर हो गया, रिकॉर्डर हो गया, एक्सेट्रा, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो जो एफिशिएंसी होती है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर की वो बहुत कम होती है, समवेयर अराउंड 20% टू 50% होती है।